अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। हम अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि हम बच्चों को कौन से कंटेंट से एक्सपोज कर रहे हैं, वो टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ वेब प्लेटफॉर्म्स पे किस किस्म की चीज़ों को देख रहे हैं। यकीनन ये उनकी ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को शेप अप करता है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि बच्चों को बच्चा ही रहने दें, उनकी जो मासूमियत है, उनका जो एक इनोसेंट रवैया है दुनिया को देखने का, उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और यही एक बहुत बड़ा सवाल बना है कि बच्चों को किस तरह पोर्ट्रे किया जाता है, उनको किस तरह दिखाया जाता है, क्योंकि उनके फैशन से लेके उनके खिलौनों तक हर चीज़ में वही कैरेक्टर्स, वही रंग नज़र आते हैं। हम अक्सर यहाँ पे बात करते हैं सुपर हीरोज़ की, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दफ़ा फिर एक दफ़ा एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है नेटफ्लिक्स के ख़िलाफ़। नेटफ्लिक्स हमने देखा कि ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स इनके सब्सक्रिप्शंस बहुत तेज़ी से बढ़े, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग लॉकडाउन में थे, कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, वक्त गुजारने के लिए कुछ तो करना था, तो इनकी सब्सक्रिप्शन और इनकी मार्केट कई गुना बढ़ गई। लेकिन अगस्त से लेके अभी तक अचानक से हम देखते हैं कि कैंसिल नेटफ्लिक्स का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। ये फिर डेटा के मुताबिक इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया कि एक चर्न आउट रेट कहा जाता है। चर्न आउट रेट का मतलब होता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम लोग इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी करेंगे और फिर उसको छोड़कर भी चले जाएंगे। यानी थोड़े अरसे बाद आपको लगेगा एक्सपेंसिव है या आपको देखकर अच्छा नहीं लगा तो आप उसको छोड़ देंगे। ये फिर डेटा के मुताबिक अगस्त से लेके अभी तक नेटफ्लिक्स का चर्न आउट रेट 8 गुना बढ़ चुका है। यानी लोग इसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, एक तरह से प्लेटफॉर्म से खफगी का इजहार कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह बनी है हाल ही में रिलीज़ होने वाली एक सीरीज़ जिसका नाम है क्यूटीज़। क्यूटीज़ कहानी है एक 11 साल की लड़की की जो कि सेनेगल से वो ताल्लुक़ रखती है। उसकी फैमिली पेरिस आ जाती है। पेरिस में वो यकायक इंस्पायर होती है एक डांस ग्रुप को ज्वाइन करने से। इसका जो पहला पोस्टर रिलीज़ किया गया वो इसी तरह गुस्से की वजह बना। आपको बताते चलें कि इस सीरीज़ ने तकरीबन 40 ज़बानों में ट्रांसलेट होना था और 190 ममालिक में बीम किया जाना था थ्रू नेटफ्लिक्स, लेकिन लोगों ने इसको रद्द किया है। खुसूसन हमने देखा कि अमेरिका से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, अब वर्ल्ड ओवर लोग अपनी खफगी का इजहार कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बच्चों का जो पोर्ट्रेयल है वो कहा जा रहा है उनकी उम्र से कई गुना बढ़कर दिखाया जा रहा है। एक बहुत ही हाइपर ग्लैमराइज दुनिया दिखाई जा रही है जो कि बिल्कुल भी एज अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको बताते चलें कि नेटफ्लिक्स इससे पहले भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहा है। सबसे पहले जी 365 डेज़ के ऊपर इसी तरह की तनकीद का उनको सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो मिशेल ओबामा और बराक ओबामा के साथ एक डॉक्यू ड्रामा की सीरीज़ इन्होंने साइन की थी, जिसके बाद इसी तरह का रिएक्शन 2018 में भी देखने आया था। लेकिन दिस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बच्चों का बचपन रहने दीजिए, उनको किस किस्म का कंटेंट दिखाया जाता है और उनका पोर्ट्रेयल कैसा होता है, ये अहम सवालात हैं जिस पे हमें नज़रसानी करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। एज से रिलेटेड एक और बड़ा अहम इशू है जी, एंटी एजिंग टेक्निक्स, फेशियल्स एंड प्रोसीजर्स। उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, क्या हम इसको जानते भी हैं या जानते बूझते बगैर भी ये रिस्क लेने के लिए हम आमादा हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम कर रहे थे पोर्ट्रेयल ऑफ चिल्ड्रन इन मीडिया की। एक बात जो मैं आपको पहले बताना भूल गई कि इसका ये पोस्टर जो कंट्रोवर्सी की वजह बना, जिसमें इन बच्चों को एक बड़े ही ग्लैमरस अंदाज में ड्रेसअप किया हुआ था, उसके लिए नेटफ्लिक्स ने बाकायदा माफ़ीनामा भी जारी किया है 20 अगस्त को। उनका कहना है कि अगर हमारे इस पोस्टर की वजह से लोगों की दिल आज़ारी हुई है तो हम इस पर माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जी एज और जिस तरह बच्चे अपने आप को देखते हैं इतनी ही नन्ही सी उम्र से, जब आप उनको उनकी फिज़ीक, उनकी अपीयरेंस के बारे में कॉन्शियस कर देंगे, उनको प्रिटी, नॉन प्रिटी, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बताएंगे, तो ये एक ऐसा खत है जो सिर्फ यंग एज तक नहीं बल्कि बहुत आगे तक चलता रहता है। वी आर अ सोसाइटी, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो ब्यूटी को, खूबसूरती को इस कदर ना सिर्फ अप्रिशिएट करता है बल्कि उसके बारे में ऑब्सेस करने लगता है। यही वजह है कि बहुत सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इसके रिस्क को जाने बगैर हम अक्सर इसकी तरफ जाते हैं और जो
इस बिज़नेस में हैं वो तो शायद सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, कभी कभार उनकी प्रैक्टिसेस अनएथिकल भी होती हैं और ऐसी चीज़ें रेकमेंड की जाती हैं बग़ैर उसके रिस्क को बताए हुए जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं। आइए इस हवाले से बात करते हैं हमारे यहाँ हमारे मुल्क में भी किस किस्म की सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसका जिस तरह हम पुश या उसकी मार्केटिंग हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या फिर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के थ्रू देखते हैं वो कितना एथिकल है। इस सवाल का आज हम जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया अशरफ। शी इज़ अ वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हैज़ बिन अ प्रैक्टिशनर इन द फील्ड फॉर मेनी ईयर्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नाजिया, ये जो बड़ा अहम इशू है, सबसे पहले शुरुआत ये करना चाहूँगी कि आज सबसे बेहतरीन तरीका इन सर्विसेज को, इन प्रोसीजर्स को पुश करने का वो सोशल मीडिया है, जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ और ब्लॉगर्स अपना एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के लिए कह रहे होते हैं देखिए जी ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है और इसके बाद क्या इफ़ेक्ट होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये सब चीज़ें देखकर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये क्या तमाम जो पोर्ट्रेयल है वो हकीकत पे मबनी होता है या आपको लगता है कि उसको एग्जैजरेट भी किया जाता है? सिद्रा, ये जो आपने आज का टॉपिक रखा है और जो आपने क्वेश्चन किया है, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए टेलीविजन करते हुए, हजारों के करीब मैंने शोज किए। अपनी कन्वर्सेशन के बीच में मैं खुद से ये टॉपिक जरूर लाई हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे सवाल नहीं पूछा जो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। और मुझ जैसे उस डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए जो एथिक्स, ऑथेंटिसिटी और फैक्ट पे बात हमेशा करते हैं, चाहे टीवी टेलीविजन की बात हो गई, चाहे हमारे क्लिनिक हो गई, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मुझ जैसे मेरे कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट भी। लेकिन रिसेंटली आपने भी नोटिस किया और जो आपने सवाल ये किया है कि ये जो एक आप फ्लड हुआ है मार्केट और एक ऑब्सेशन आया है, उस ऑब्सेशन से एक फ्लड आया है फेक क्वैक लोगों का, जो प्रमोट कर रहे हैं कि हम कोई भी लेजर कर रहे हैं, देखे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें पिक्चर लगी हुई है एक इंग्लिश फेस की और दिखा हम रहे हैं कि हम ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बता दें कि किस किस्म का सोशल मीडिया प्रैक्टिस है, फिर इसमें कौन सही है, कौन जेन्युइन है, कौन जो है वो क्वैक डॉक्टर है। पहला क्वेश्चन ये आ जाता है। एथिक्स तो उसके बाद उसके होते हैं जो अपने रूल से, अपने रेगुलेशन से या अपनी डिग्री से ऑथेंटिक हो, वरना फिर तो कोई एथिक्स ही नहीं है ना किसी काम करने के। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि चूंकि ये मार्केट की फ्लड और ऑब्सेशन जब हुआ लोगों का, तो हर एक ने ये चीज एडवर्टाइज करनी शुरू की। एथिक्स को सब बालाए ताक पे रख चुके हैं। जो सेलिब्रिटी मेरे क्लिनिक आ गया, मैंने माइक पकड़ा, उससे कहा, वो क्या कह सकता है, उसने तो तारीफ ही करनी है, वो तारीफ करके चला जाएगा। उस सेलिब्रिटी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, तो रिजल्ट हमने उसकी बात पे ट्रस्ट कर लिया। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी एज क्या है, जो आपने राइटली टॉपिक के बच्चों का से स्टार्ट लिया है। इट्स रियली वेरी गुड टू हाईलाइट दैट पॉइंट। हमारे यहाँ मैं यही बात हमेशा अपने पेशेंट को कहती हूँ कि 13 साल की लड़की, 40 साल की उसकी माँ और 70 साल उसकी दादी, तीनों हेयर डाई कर रही हैं, तो क्या डिफरेंस है? सही, तीनों अगर थ्रेडिंग कर रही हैं तो क्या डिफरेंस है? तो ये करने की हमें बच्चों का हमने टीन एज उनसे छीन लिया है। हमने उनके अंदर हमेशा तुम काली हो, तुम गोरी हो, लड़कियों के लिए तो अजाब जान है। आप खुद भी ये चीज देखती हैं अपने इर्द गिर्द। नाजिया, ये तो आप एथिक्स की बात करी जो कि बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन पिछले हफ्ते वी मार्क द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, और मैं सोच रही थी कि उसमें हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवानी है तो इंजेक्शन नया होना चाहिए, इस्तेमाल के बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ सही तरह करें, दवाइयों की, अद्वियात की एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। लेकिन कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आजकल कॉमनली हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर PRP, और जिन व्यूअर्स को नहीं पता उनको बताते चलें कि इसमें आपका ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं। इस प्लाज्मा को एज एन एंटी एजिंग और एज ए स्टिमुलेंट आपकी स्किन में, आपके स्कैल्प में दोबारा इंजेक्ट कर दिया जाता है। जो बाकी खून बचा हुआ होता है उसका एक मास्क बना देते हैं। ये सुनने में जितना तकलीफ दे और अजीब सा लग रहा है, देखने में ये उससे भी ज़्यादा हैबतनाक है। लेकिन अजीब बात यह है कि लोग इसको धड़ाधड़ करवा रहे हैं और इसके रिस्क के बारे में नहीं सोचे। जगह जगह ये प्रोसीजर हो रहा है जिसमें सुई भी है, ब्लड की एक्सट्रैक्शन भी है। ये कितना सेफ है नाजिया? आप बिल्कुल सही और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपने किया है। और हमेशा मैं अपने शोज में और जहां भी हमारी पब्लिक गैदरिंग हो रही होती है, हम अपने पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को यही चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि लोग बहुत निडर और बेखौफ होते जा रहे हैं। और एज अ रिजल्ट जो लोग नॉन डॉक्टर हैं और
जो कुछ भी नहीं जानते वो इसीलिए पनप रहे हैं और उनकी इंडस्ट्री चल रही है क्योंकि उन्हें 4 ब्लॉगर बुलाए, 3 सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ले ली और फटाफट जो चीज ग्लैमराइज और फ्लैशी नजर आ रही है हमारे सोशल मीडिया पे वही सेल हो रही है। ऐसे कई ज्यादा फार्मेसी जो करते हैं लोग, जो फार्मेसी के लिए जो क्वालिफाई करते हैं या डिग्री लेते हैं, उन्हें हम डी फार्मेसी की डिग्री कहते हैं और वो डी फार्मासिस्ट कहलाते हैं, जो हमें फार्मेसी जाने पे अपनी मेडिसिन देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो चूंकि उनके नाम के साथ बी डॉक्टर लगा करता है तो उन्होंने देखा कि उसमें तो कोई पैसे हैं नहीं, फार्मेसी की दुकान पे खड़े रहने से क्या मिलेगा, तो हम इसी को लेते हैं। जरा अपने आप को फैंसी मॉडर्न कपड़े पहनने शुरू कर दिए, खवातीन ने मेकअप शेकअप अच्छा किया, तस्वीरें ठीक ठाक फ्लैशी ली, अच्छा इंटरनेट के ऊपर जितने भी हमारे सर्च इंजन है और 1-2 थाईलैंड में जाके कोई कोर्स कर लिए और उसके बाद उन्होंने अपने वो सोशल मीडिया पेजेस चलाए हैं कि कोई भी ये नहीं पता कर सकता कि वो डॉक्टर हैं ही नहीं। मेरा क्वेश्चन जो अब आपने जो क्वेश्चन किया पेशेंट सेफ्टी का, तो ये हथियार डॉक्टर के पास जितना है कि वो देखे और अपने कॉलीग को और ऐसे लोगों को स्पॉट आउट करके निकाले और उनको जो है वो उनके बारे में शिकायत करे, पेशेंट के लिए जरूरी है कि वो क्या देखे। जब भी किसी क्लिनिक में जाते हैं तो वो जरूरी है कि MBBS की डिग्री और PMDC जो उनका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट है वो जरूर दें और देखने की कोशिश करें कि पहले वो डॉक्टर है या सिर्फ वो ब्यूटी एक्सपर्ट है। सही। दूसरी ये है कि जब वो ये देख लेता है कि वो है तो फिर वो ये भी देखे कि वो एस्थेटिक फिजिशियन है या नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ तो नॉन डॉक्टर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, सैलून नॉन डॉक्टर हैं, ऐसे कई लोग हैं जो आप हैरत करेंगी डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर बन के अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोरूसी डॉक्टरी की डिग्री मिल गई है उनको जस्ट बाय एसोसिएशन ओनली। लेकिन डॉक्टर नाजिया, यहाँ पे कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें फौरी तौर पे पेशेंट अगर स्वेलिंग या डिस्कम्फर्ट फील भी कर रहा है तो हमारे यहाँ फ़ौरन उसको कह दिया जाता है कि ये नॉर्मल है, ये रेडनेस, ये स्वेलिंग। और फिर कई लोगों के बहुत भयानक एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, आपने खुद मुझसे शेयर किया है कि कई बिगड़े हुए केसेस फिर आपके पास आए हैं और पता यही चलता है कि वो नीडल ज़्यादा चुभ गई, गलत इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो गया, हाइजीनिक नहीं था या बंदा एक्सपर्ट नहीं था। किन चीज़ों के बारे में, यानी आजकल तो पेशेंट्स खुद भी काफ़ी अवेयर हैं या जो भी ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको क्या पता होना चाहिए एंड व्हाट शुड रियली रिंग देयर अलार्म बेल्स? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये डिग्री चेक करनी लाजमी है। मुरवत में इसमें ये नहीं आज घर रह गई, ये क्लिनिक के अंदर लगे बगैर क्लिनिक हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो तो आप सबसे पहले ये 2 चीजें देखनी है। उसके बाद जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट देखना है उसकी फ्लैशी पोस्ट जो लग रही है सोशल मीडिया पे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या वो खातून अगर टेलीविजन पर आकर शो कर रही है और आपकी जानने वाली बन गई है तो आप देखें, आप ये देखें कि उसकी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन क्या है, उसका हमारे पूरे पाकिस्तान में, लेट छोड़ दें हमारे सिटी के अंदर क्या रेपुटेशन है इन टर्म्स ऑफ दैट फैसिलिटी जो आप लेने जा रही हैं। अगर वो एस्थेटिक है तो ठीक है, अगर आप डर्माटोलॉजी के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि कई लोग एस्थेटिक करते हैं, डर्माटोलॉजी सिर्फ करते हैं, वो एस्थेटिक नहीं करते। ऐसे कई लोग हैं जिनको डर्माटोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो प्लीज जो वो ABCD की लाइन जो डॉक्टर के नाम के नीचे लिखी होती है ना, जिसको लोग ऐसे ही कहते हैं कि ABCD की लाइन है क्योंकि वो समझ नहीं सकते, प्लीज वो इन डिग्रीज को थोड़ा सा देखें और ये देखें कि इनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है। क्योंकि देखें, नीडल मैं आपको भी दे दूं, आप भी मुंह के अंदर डाल देंगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सरफेस के बीनीथ जो वेसल्स जा रहे हैं उनमें क्या है, और उनके नीचे अगर मैं उसको किसी को हिट करती हूँ तो आप सोच भी नहीं सकती। हम नेक्स्ट टाइम जब कभी इस पे शो करेंगे ना तो मैं आपको वो पिक्चर्स दिखाऊंगी कि उसके क्या नुकसानात होते हैं कि जब ये लिप फिलर है। यानी बहुत सारे लोग मिसाल के तौर पे अभी भी फिलर्स और बोटॉक्स का फर्क नहीं जानते। हमने इस प्रोग्राम के लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड सर्च की तो आपको बताते चलें कि बोटॉक्स बेसिकली पॉइजन होता है जो आपके उस हिस्से को, उस जगह के मसल को पैरालाइज करता है। और आप सोच सकते हैं कि अगर इसकी मिकदार में कमी या ज़्यादती हो जाए या ये गलत जगह इंजेक्ट हो जाए तो आप पैरालाइज भी हो सकते हैं, ताहयात आपका चेहरा बिगड़ भी सकता है और खुदा न खासा मौत भी वाक़ई हो सकती है। और हम ये देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हर गली मोहल्ले में जिस तरह पहले थ्रेडिंग और मैनिक्योर पेडिक्योर किया जाता था उस तरह फिलर्स और बोटॉक्स इंजेक्ट किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगी डॉक्टर नाजिया? बिल्कुल यही आप बात कह रही हैं। और देखिए, इसको ठीक करने के लिए ऐसे कमीशन एक बना था, जॉइंट हेल्थ केयर कमीशन,
कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ, क्योंकि उसका मकसद यही था कि इस तरह की क्वैकरी को खत्म किया जाए। हम जैसे अगर फील्ड की बात कर रही हूँ डर्मेटोलॉजी की, तो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी ने भी इसको कर्व करने के लिए कुछ एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े लेवल पर ये काम नहीं कर सकती, विच इज नेशन वाइड। हम अभी कराची की बात नहीं कर रहे, हम नेशन वाइड की बात कर रहे हैं। फिर इन एस्थेटिक प्रोसीजर्स और इनको ठीक प्रमोट करने के लिए, और उन लोगों को हमने कोशिश ये की कि एक फोरम बनाया पाकिस्तान में, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक डिजीजेज एंड सर्जरी, पैड के नाम से, PAADS। और उसका काम ये था कि उसमें मैं भी ऑब्वियसली एक ट्रेनर और एडवाइजरी बोर्ड में हूँ, तो हम लोगों ने ये किया कि इस तरह के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए जो डॉक्टर्स हैं सबसे पहले, और उसके बाद उनको ट्रेन किया जाए खुद अपने सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करके, और इंटरनेशनल फैकल्टी जो कॉन्फ्रेंसेस लेने हम बाहर जाते हैं वो फैकल्टी को हमने पाकिस्तान इनवाइट किया, और 2 साल से ये सिलसिला जारी है। इस साल ऑब्वियसली पेंडेमिक की वजह से वो हो नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी हो सकता है। डॉक्टर नाजिया, ये कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि हुकाम काम करेंगे, लोग काम करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन सेंसिकल है। अगर कोई आपको कहे कि आमतौर पर जी फलाना प्रोसीजर 30,000 रुपये का होता है, लेकिन मैं आपके लिए 20 में कर दूंगा, 18 में कर दूंगा, आपकी अलार्म बेल वहाँ पे बजनी चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट मेरे फेस में इंजेक्ट हो रहा है या जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी क्या रिलायबिलिटी है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी डॉक्टर नाजिया, इसमें भी कोई कैद नहीं है कि कोई यूरोप की बनी हुई स्टैंडर्डाइज FDA अप्रूव्ड ये मशीन्स हैं जिसके थ्रू ये लेज़र ट्रीटमेंट्स एक्सेट्रा हो रहे हैं। अब हम जानते हैं कि सस्ते में ये मशीन्स मुख्तलिफ जगहों से सोर्स हो रही हैं, इसका बैक एंड चैनल क्या है, ये किन मराद के ज़रिए, अगर क्योंकि आप इस एसोसिएशन का भी हिस्सा हैं, अगर किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट ने, लेज़र क्लिनिक ने कोई लेज़र मशीन इंपोर्ट करनी होती है तो उसकी क्या कानूनी कार्रवाई होती है या क्या उसका प्रोसीजर होता है? देखिए, लेजर मशीन डायरेक्टली तो क्लिनिक हम इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि हमें तो नहीं पता। अगर हमने इंटरनेट से मिसाल के तौर पे एक मशीन पिक भी कर ली है तो इसे इंपोर्ट करना और यहाँ मंगाना हमारे लिए तो बहुत ही नामुमकिन है। तो होता यह है कि इस तरह की लेजर की कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो ऑथेंटिक हैं, और उनके पास एजेंसीज हैं मुख्तलिफ रिनाउंड अमेरिकन, यूरोपियन, चाइनीज एंड कोरियन कंपनीज की, और हर दो ऐसी 3-4 मशहूर लेजर कंपनीज हैं। अब उनकी चूंकि प्राइसेस डिफरेंट हैं तो उनसे फिर हम कांटेक्ट करते हैं, मशीन पिक करते हैं और वो हमें अपने चैनल के थ्रू मंगा कर देती है, क्योंकि ये किसी भी इंडिविजुअल डॉक्टर के लिए ये सब करना नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन यही आता है, और यही हम लोग आजकल कोशिश कर रहे हैं कई सालों से करने की, कि इन लेजर मशीन को जब ऑर्डर किया जाता है टू अ पर्टिकुलर कंपनी, तो उस कंपनी का भी फर्ज बनता है कि वो ये देखे कि ये डॉक्टर ऑथेंटिक है, क्वालिफाइड है या क्वैक है। और मशीन का अपना साइड इफेक्ट भी, जिस तरह हम एक दफ़ा कहते हैं कि दवाइयाँ बनाने की, अद्वियात बनाने की जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़ा एक ग्रुप है, एक नेटवर्क है, और वो अपनी जो प्रोडक्ट होती है उसको पुश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक बड़ा आसान काम है कि क्वालिफाइड डॉक्टर ही क्यों ना हो, आपने ला के एक मशीन बेची और ये कहा है कि हमने जी इस पर 20 साल रिसर्च की है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अब आप ये इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहाँ कहाँ कड़ियाँ कमज़ोर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अक्सर हमारे जो इनग्रैटिट्यूड, नाशुक्री है कि हम एज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वक्त को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और हमेशा ये चमक धमक, हमेशा जवान रहने की आरजू में इतने आगे चले जाते हैं कि हम हेल्थ रिस्क ले रहे हैं, अपनी जान का रिस्क ले रहे हैं। प्लीज़ बी अवेयर एंड मेक कॉन्शियस चॉइसेस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं बच्चों के होमवर्क की। लेकिन जिस तरह हम सब वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, और बच्चों ने भी ज़्यादातर पिछले 5 माह में ऑनलाइन क्लासेस ही ली हैं, तो फिर क्लासरूम और होमवर्क का जो फ़र्क था वो ख़त्म हो चुका है। अब जब ऑनलाइन पढ़ना है और उसके बाद भी आप लंबी लंबी शीट्स और असाइनमेंट्स ख़त्म कर रहे हों, तो व्हेन इज़ द चाइल्ड गेटिंग द ब्रेक? ये बड़ा अहम सवाल इसलिए भी है क्योंकि घरों को इसके लिए तैयारी करनी पड़ी। हर हाउस होल्ड में वाईफाई, चीज़ें, सब कुछ मौजूद नहीं था, और मदर्स इससे बहुत ज़्यादा परेशान हुई। क्यों? क्योंकि सबसे पहले दे हैड टू मेक श्योर कि एक बच्चा घर में ऑनलाइन क्लास ले रहा है, उसके बाद जो उसको होमवर्क मिला उसके लिए भी माँ को अटेंशन देनी थी, वो होमवर्क कराना था। फिर तीसरी जिम्मेदारी ये भी लगा दी गई कि जो होमवर्क ख़त्म हुआ है उसको आपने अपलोड करके
टीचर तक भी पहुंचाना है। तो इस सारी चीज़ों में समझ ये नहीं आ रहा कि ये होमवर्क बच्चे को मिला है या माँ को मिला है। इसके बारे में ज़रा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर एकेडमिशियन है, शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ रीड्स कॉलेज एज वेल। हमारे साथ हैं नाइला आब्दी जी। अस्सलाम वालेकुम नाइला जी। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। नायरा जी, पहले तो हमारी ज़रा मुश्किल दूर कीजिए। बहुत सारी मदर्स ने हमारे शो को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा ये बता दीजिए कि ये होमवर्क बच्चों को मिल रहा है या मदर्स को मिल रहा है। मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। मैंने जूनियर स्कूल्स में देखा है ज़्यादातर होमवर्क पेरेंट्स को ही मिल रहा है, क्योंकि एक छोटा बगैर किसी प्रॉपर सुपरविजन के क्लास वर्क नहीं कर सकता। उसी क्लास वर्क को जब रीइंफोर्स करने के लिए बैठते हैं तो काम जो है वो डबल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो जो एक प्लानिंग का मोड है जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे को हमने किस तरीके से लेकर चलना है, वहाँ पे गड़बड़ है। तो पेरेंट्स खास तौर पे माओं की जिंदगी बहुत मुश्किल तो है। बिल्कुल 100% आई एग्री विद यू एंड आई सिंपैथाइज एंड एम्पैथाइज विद ऑल दोस मदर्स विद दोस यंग वेरी यंग चिल्ड्रन। नाइला जी, पेडागॉजी की अगर बात करें, यानी तरीका कार जिससे बच्चा कुछ सीखता है, स्कूल का करिकुलम उसको पढ़ाया जाता है, यकीनन हम कहते हैं कि अगर सुबह 8 बजे से लेके वो 1 बजे तक स्कूल में है, लोग कहते हैं इवन उसके अंदर उसके लिए फोकस करना मुश्किल है। क्लास के पीरियड्स शॉर्ट होते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की वजह से उसको वेरिएशन मिलती है, फिर बीच में ब्रेक दिया जाता है या कोई को करिकुलर एक्टिविटी होती है। ज़्यादा मुश्किल ये रहा कि पिछले 5 माह में जब हम ऑनलाइन कॉन्वर्जेशंस की, ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं, बच्चा किसी भी उम्र का बच्चा, चाहे वो मेरे ख्याल में 3 साल की उम्र का हो, 6 साल की उम्र का हो, या फिर ओ लेवल्स ए लेवल्स का थोड़ा ज़्यादा मैच्योर बच्चा हो, इतनी देर तक स्क्रीन पे फोकस करना, ये उसकी कंसंट्रेशन और अटेंशन पे क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा है? ना सिर्फ ये कि उसकी अटेंशन पे और उसकी कंसंट्रेशन पर इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी आईसाइट पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी जनरल बिहेवियर पे इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ हम बात करें छोटे बच्चों की, क्योंकि जब हम पेडागॉजी की बात करते हैं तो पेडागॉजिकल जो मोड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक अर्ली ईयर के लिए, एक प्राइमरी के लिए, एक सीनियर स्कूल के लिए। हमने अगर आपको याद हो, एक आपके और प्रोग्राम में हम इसी में बात कर रहे थे कि हमें हर जगह, हर फोरम पे ये देखना पड़ेगा कि अगर अर्ली ईयर का बच्चा है तो उसकी करिकुलम डिमांड्स क्या हैं और वो ऑनलाइन किस तरीके से हम उस पे को डिजाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया है कि इम्पैक्ट बच्चे पर भी हो रहा है, इम्पैक्ट उस टीचर पे भी हो रहा है, क्योंकि टीचर उस तरह से चीजों को हैंडल नहीं कर सकती और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोटे बच्चों की मदर्स पर हो रहा है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है बच्चे को स्ट्रक्चर टीचिंग के लिए। वो उसको सुपरवाइज कर सकती है लेकिन वो उसे पढ़ा नहीं सकती। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई, जो आई होप कि अब सिनेरियो के साथ चेंज होगी, कि हम बगैर प्लानिंग के एक फेज में कूद गए थे क्योंकि वो हमारी मजबूरी थी। अब प्लानिंग अगर प्रॉपर हो जाएगी, टाइम फैक्टर में चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा, वो क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे। नाइला जी, आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम द एफर्ट। मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट एफर्ट थी स्कूल्स की, टीचर्स की, एकेडमिशियंस की, कि उन्होंने एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। लेकिन आप जैसे खुद कह रही हैं कि इसमें हर तरह की एप्लीकेशन, कंटेंट और कंट्रीब्यूटर्स को यूज़ किया गया। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अब कई ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो अर्ली ईयर्स में बच्चों को इस्तेमाल के लिए घर में दी गई, वो हाईली स्टिमुलेटिंग थी, यानी अब बच्चे को आदत हो गई अपनी टैब पे बैठ के शेप्स करने की। अब वो जो एक्चुअल उसकी मोटर स्किल्स थी कि वो पेपर को काट के ट्रायंगल बनाए, वो नहीं होता। ही इज़ हैप्पी यूजिंग वन ऑफ हिज फिंगर्स टू टेक इट टू एक जिक्सॉ पजल, अगर वो उससे कर रहा है। हम जब इस बच्चे को वापस स्कूल में लेके आएंगे तो अब वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि अब तो आपने आदत डाल दी उसको टैबलेट की। बिल्कुल डाल दी। और अब देखें, व्हाट यू जस्ट सेड के वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एफर्ट्स स्कूल ने और टीचर्स ने किए, क्योंकि वो भी इक्विप नहीं थे इस ऑनलाइन के लिए, तो उन्होंने हर वो मोड इस्तेमाल किया जिससे बच्चा एंगेज रहे। लेकिन सिद्रा, एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि हमारा बच्चा बड़ी जल्दी अडाप्ट होता है। जैसे उसने अडाप्ट कर लिया ना इस ऑनलाइन टीचिंग को और इन एप्लीकेशंस को, उतनी ही जल्दी वो इन मोटर स्किल्स को फिजिकली करने के लिए भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि
चीज में डाइवर्सिटी आ जाएगी, उसके पास वो अभी भी इक्विपमेंट स्कूल्स में मौजूद होंगे, वो यूज कर रहा होगा, बस उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। नहीं नायला जी, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट ओवर हियर, लेकिन बहुत सारी स्टडीज वर्ल्ड ओवर ये पॉइंट कर रही हैं कि जब बच्चे को स्क्रीन पे टच स्क्रीन की आदत हो जाती है तो नॉर्मल पेन से लिखना पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है। आप अभी भी ये देखें कि बच्चों के लिए आसान है ओल्डर ईयर्स में भी कि वो अपने असाइनमेंट्स को टाइप करके फॉर्मेट करके फिर या तो एज अ प्रेजेंटेशन ले आएँ या एज अ टाइप डॉक्यूमेंट लेके आ जाएं। लेकिन अब मसला ये है कि आगे जब इन बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो इनको वही इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में प्रोड्यूस करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट इस वक्त दुनिया भर में चल रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? ये डिबेट सही है, बच्चे को ये उसका कंफर्ट जोन बनता जा रहा है ना। आपने टाइप किया, ऑटो करेक्ट से उसकी स्पेलिंग सही हो गई, आपने वर्ड कैट को अगर डाला, उसके पास तस्वीरें आ गई, बच्चे का कंफर्ट जोन हो गया। लेकिन बात एट द एंड ऑफ द डे यही है कि छोटा बच्चा जो है उसको विद टाइम हम लेटर्स की और रिटन प्रैक्टिस की तरफ ले जाते हैं और हम ले भी जा पाएंगे। हमारा सीनियर बच्चा इस मामले में ज्यादा परेशानी का शिकार है। अब तक वो अपने असाइनमेंट्स हमें अपलोड करके हमारी एप्लीकेशंस पे दे रहा था, जब वो लिखेगा तो उसका टाइम फैक्टर भी उसको ज्यादा चाहिए होगा, उसको स्पेलिंग्स बड़ी चाहिए होंगी। अडेप्टेशन इज समथिंग जहां पे स्कूल्स विल हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से एक मोटर स्किल की तरफ वापस आ रहा है, तो वी विल हैव टू गिव देम टाइम, वी विल हैव टू ईज देम इनटू इट, वी विल हैव टू इंश्योर कि बच्चा हरास्ड ना फील करे। प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस निकालनी होंगी। सॉल्यूशंस निकालने के लिए स्कूल्स को अपना रोल वो प्ले कर रहे हैं, मजीद प्ले करेंगे, पेरेंट्स को कोऑपरेट करना होगा। अभी इस वक्त अगर हम देखें जो मसाइल हाईलाइट हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा ऑनलाइन इस्तेमाल की वजह से जो फोकस था बच्चे का स्पेलिंग्स के ऊपर, आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर, वो मुश्किल होता जा रहा है, वो काम नहीं करते हैं, दे प्रेफर डूइंग वर्क ऑन द स्क्रीन्स। और अभी हम बाय द वे ओल्डर क्लासेस में प्लेजरिज्म की बात भी नहीं कर रहे, यानी बच्चे को अगर आप ऐसे लिखने को देते हैं या कोई और असाइनमेंट करने को कहते हैं तो उसके पास गूगल और बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो वो अपना दिमाग भी नहीं लड़ाता बल्कि कॉपी पेस्ट करके कई असाइनमेंट्स कर रहा है। नायला जी, मुझे ये बताइए कि क्या टीचर्स के पास ये इंफॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे जो मिडिल ग्रेड ईयर्स हैं, उसमें टीचर्स इस बात को देखती हैं कि ये बच्चे ने असाइनमेंट खुद किया है या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करके प्लेजराइज करके असाइनमेंट कंप्लीट किया है? सिद्रा, यहाँ पर एक मिक्स्ड देखिए, जिस तरह से बच्चे की मिक्स्ड एबिलिटी होती है, इसी तरीके से टीचर्स भी एक मिक्स्ड ब्रीड से आती हैं। कुछ ट्रेन होती हैं जिन्हें मालूम होता है कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को जानते हैं कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरे बच्चे का क्लास 6 में या क्लास 7 में नहीं आ सकता, वो वहाँ उसको एड्रेस भी कर देती हैं, वहाँ वो उससे बात भी कर लेती हैं और वो चीज़ उसको सॉर्ट आउट हो जाती है। जहाँ पे टीचर का अपना पेडागोजिकल स्किल इतनी एनहांस्ड नहीं होती, वहाँ पे ही और ही वुड लेट इट गो। प्रॉब्लम्स वही आती हैं क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो टीचर्स हायर कर रहे होते हैं, हमें उनको ट्रेनिंग भी उसी तरीके से करना है। एफर्ट तो स्कूल को नायला जी, एक सवाल मेरा प्रॉबेबली आखिरी सवाल होगा, ये मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। जिस तरह हम इंफॉर्मेशन हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंगली दुनिया के तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके पास बेइंतहा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त कंटेंट मौजूद है। यानी अगर आपने बच्चे को लैंग्वेज अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखानी है, मैथ, साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। काम जिस पे नहीं हुआ वो है उर्दू ज़बान। अब यहाँ पे ये फ़र्क साफ नज़र आ रहा है कि जब हमने ये 5-6 माह ऑनलाइन लर्निंग के गुजारे हैं, सबसे वीक सब्जेक्ट इन मोस्ट केसेस बच्चों का उर्दू ज़ुबान हो गया है, उर्दू लिटरेचर, उर्दू लैंग्वेज। इसको अब हम कैसे मेकअप करेंगे? देखिए सिद्रा, ये ऑनलाइन से पहले भी सबसे वीक सब्जेक्ट ही था। उसका वीकनेस की मैं आपसे बहुत सीरियसली बताऊंगी आपको ये बात कि वीकनेस की रीजन हम टीचर्स भी हैं और हम पेरेंट्स भी हैं। हम अपने घर में कोशिश ये करते हैं कि हम अपने बच्चे को एक मिक्स ज़बान में कहें कि प्लीज सिट डाउन, डू नॉट डू दिस। अब ये बात हम उर्दू में नहीं कर रहे होते, तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको उर्दू बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि उर्दू की हरूफ तहज्जी है, उसका लिखने का अंदाज अंग्रेजी के मुकाबले में मुश्किल है। वहां पर जब तक दोनों लोग यानी कि टीचर्स और पेरेंट्स
मिलकर इस चीज की अहमियत को बच्चे तक नहीं पहुंचाएंगे, प्रॉब्लम आएगी। इसका मसला सॉफ्टवेयर या इसका मसला ऑनलाइन नहीं था, इसका मसला हमारा माइंडसेट है। हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से उर्दू जबान की अहमियत को अपने बच्चों के अंदर उजागर करना होगा, तभी बच्चा शौक से पढ़ेगा। और टीचर्स को उर्दू को उसी तरीके से इंटरेस्टिंग मेथडोलॉजीज के थ्रू पढ़ाना होगा जिससे जबान जो है वो बच्चे के लिए मजे की बन जाए, आसान हो जाए, उसको पढ़ने में एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, और ये हो सकता है आपके लिए भी इंसाइट हो नाइला जी। मैं सुना कि हम घर में उर्दू ज़ुबान को पोर्ट्रे कैसे करते हैं। अगर बच्चा है अपने पेरेंट्स से बहुत करीब है, अपनी सिबलिंग से बहुत करीब है, अपने दोस्तों के साथ वो अंग्रेज़ी बोल रहा है और वो अपने आप को कूल तस्वुर कर रहा है या फिर टूटी फूटी उर्दू बोल रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमारे घरों में उर्दू इस्तेमाल होती है, अगर घर का कोई हेल्प है, आपका ड्राइवर है, माली है, किचन में कोई खानसामा है, उससे आप उर्दू में बात कर रहे हैं नोइंग कि इसको अंग्रेज़ी नहीं आती। या फिर घर में अगर बुजुर्ग हैं, दादा दादी नाना नानी, उनसे आप थोड़ी बहुत उर्दू में बात कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली बच्चे में ये परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि उनमें और हम में फ़र्क है। तो ऑल द थिंग्स विच ही डीम्स एज अनकूल, वहाँ पे उर्दू ज़ुबान आ जाती है। इस पे क्या कहेंगी नाइला जी? देखिए ये है ना मसला, हमने इस चीज को खुद अपने घरों में खुद ही इनकलकेट कर दिया कि जी अगर आप उर्दू बोलते हैं तो आप अनकूल हैं, अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो वो जाहिल है। हमने जहालत का तस्वुर बच्चे के लिए उर्दू और अंग्रेजी का मेयार बना दिया। ये नहीं रखा कि जी उर्दू बोलने वाला भी बहुत आला तालीम याफ्ता होता है, सिर्फ इसलिए ये तो मुझे एज अ माँ देखना पड़ेगा ना। मैं एज अ टीचर अगर उसको कोशिश करूंगी तो भी मुझे एज अ मदर बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में ये एक अलमिया होगा, क्योंकि अगर आज हम अपनी अलग हो गए तो बड़े मसाइल हो जाएंगे, हम अपनी जबान को भूल नहीं सकते। तो थोड़ी सी अवेयरनेस हमें माओ में, खासतौर पे यंग बच्चों की माओ में डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमें अपने एज मैनेजमेंट एंड एज और ये बहुत सारी चीजें हम कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा घर में बैठा कार्टून नेटवर्क देख रहा है या नेटफ्लिक्स पे कोई कंटेंट देख रहा है, तो उसके काम में भी आपने उसको अंग्रेजी दी है, उसकी रिक्रिएशन में भी आपने उसको अंग्रेजी दी है। दीज आर स्मॉल थिंग्स बट वी विल हैव टू मेक नोट। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 5-6 मंथ से गुजरे हैं। बच्चों के लिए वो वक्त भी मुश्किल था जब वो अपनी रूटीन से, अपने दोस्तों से दूर थे, और अब वापस जाना भी आई थिंक इट विल नीड सम एडजस्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया नाइला जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम इशू था, लेकिन अगेन चाहे जी ऑनलाइन का काम हो, क्लासरूम का काम हो, आप बच्चे पे उतना ही बोझ डालें ताकि उसकी एक फुलफिलिंग लाइफ हो सके। अब अगर पढ़ाई भी स्क्रीन पे होगी और रिक्रिएशन भी स्क्रीन है तो फिर आई थिंक वी विल टर्न वेरी रोबोटिक। दीज आर की कंसर्न्स ऑफ अस। इस पर बात बाद में भी करते रहेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज की सुबह में हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं बच्चों के पोर्ट्रेयल के हवाले से, मीडिया में उनको कैसे दिखाया जाता है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड दी एंटी एजिंग प्रोसीजर्स, एंड ऑफ कोर्स बच्चों के लिए वर्कलोड। अब ज़रा बात करते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा झूठ की जो आमेज़िश होने लगी है, जिसकी वजह से रियलिटी और फैंटेसी का फ़र्क ख़त्म होता चला जा रहा है। अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ इज़ अराउंड अस, और इसमें तफरीक करना कि क्या सच है और क्या झूठ कभी कभी बड़े मुस्तनिद टेलीविज़न इदारों और न्यूज़पेपर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप और मैं ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल कर रहे हैं, जिसको हम बग़ैर सोचे समझे, अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल किए बग़ैर बड़ी खुशी से आगे भी बढ़ा देते हैं। एक ज़माने में वेबसाइट का जिक्र किया जाता था कि फ़लानी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने ये रिसर्च पेपर पढ़ा है। अब ऐसा नहीं होता। हम एक इमेज या इन्फोग्राफ जो कि आपको हो सकता है व्हाट्सएप पे मौसूल हुआ हो, इंस्टाग्राम पे आपने देखा हो या किसी ने ट्वीट किया हो, आप उसको फरीज़ा समझ के दूसरे तक पहुंचाते हैं बग़ैर वेरीफाई किए कि ये सच भी है या नहीं। इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हुई हैं, करियर्स तबाह हुए हैं, और इसको आप वापस नहीं ले सकते। अगर मिसाल के तौर पे वन ऑफ द फर्स्ट विक्टिम्स ऑफ दिस वाज मोनिका लेविंस्की। उनके साथ जो कुछ घटा उसके बाद उन्होंने कहा आई डिड नॉट हैव द राइट टू फॉरगेट। एक ट्रायल अगर अभी चल भी रहा है, कोई केस कोर्ट में लगा हुआ भी है, मीडिया ट्रायल या उसके बारे में लिखे हुए ओपिनियन पीसेस
कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा सकते, वो सारी ज़िंदगी के लिए आपका प्रोफाइल बन जाते हैं। आज इसी हवाले से बात करते हैं कि इदारों की साख, ज़िंदगियाँ, फैमिलीज़, सब कुछ, यहाँ तक कि मुल्कों की सियासत और पॉलिसीज़ भी फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन की नज़र हो सकती हैं। सो व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट, और जर्नलिस्ट के ऊपर, मीडिया के इदारों के ऊपर और हम सब पे इनफरादी तौर पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है। इस बहुत ही अहम इशू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सना हाशमी। शी इज़ अ मीडिया एंकर पर्सन एंड अ जर्नलिस्ट। थैंक यू सना फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं, यूर एन एडवोकेट एंड यू स्पेशलाइज इन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉज। हमारे साथ हैं हानिया हारून। थैंक यू सो मच हानिया एंड सना फॉर बीइंग हियर विद अस। सना, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। हालिया कराची में बारिशें हुई, बदतरीन किस्म की हमने तबाहकारी देखी, लेकिन फिर सच में झूठ भी मिला हुआ था। हमने ये भी देखा कि दुनिया भर से जहाँ जहाँ फ्लडिंग हुई थी, अर्बन फ्लड्स आए, चाहे वो पेरू हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, उन सब की वीडियोस पे कराची का नाम लिखकर उसको बना दिया गया, चला दिया गया, वायरल भी हुई, यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने भी उनको चलाया। क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, इसमें सिद्रा मुझे 1 मिनट थोड़ा सा तमहीरी चाहिए होगा। सबसे पहले तो इस वक्त जो मीडिया की सूरत हाल है उस पर बात करना बहुत अहम है। देखिए, जब भी, मैं बहुत आसान सी मिसाल देके आपको वाज़ेह कर सकती हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ के आगे बाड़ लगाते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो अपने नए ज़राए निकाल लेती है। सही। इस वक्त जो सोशल मीडिया की फेक खबर जिसका आपने पूरी इस वक्त तमहीद बांधी है, मेरा ख्याल है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को रोकने की भी एक बुनियादी वजह बन रहा है। कैसे? देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, नाम ले लेंगे हम, बिजनेस रिकॉर्डर है, अपना उनका एक पूरा जिसे कह सकते हैं कैरियर है सहाफत का, डॉन का एक अपना कैरियर है, ठीक है, लेगेसीज भी है। अब आप मेन स्ट्रीम मीडिया को कतखन लगा दें कि ये खबर चलेगी, इतनी चलेगी और ऐसे चलेगी, ये खबर ऐसे होनी चाहिए और ये खबर ऐसे नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इस बात को बड़े वोकली कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड सेट हो रहे हैं ना कि हमें किस तरह से खबर को पेश करना है, ये हमें सिखाया और समझाया जा रहा है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो फिर ये फेक न्यूज़ ख़त्म नहीं होगी। अब वाई फेक न्यूज़ क्यों उठाता है नेशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया? देखिए, आपने कहा पेरू की भी और इंडिया की भी और गुजरात की, पता नहीं कौन से गुजरात की, यहाँ कराची से उसको आपने रिलेट कर दिया। ये होगा सिद्रा और ये नहीं रुक सकता। मैं आपसे फिर उसी तरह कहूँगी कि आप, अभी हम लोग बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे ना कि एक वक्त में हमारे न्यूज़ फ्लोर के ऊपर तकरीबन 30 रिपोर्टर मिनिमम लेवल पे, मैं बता रही हूँ 25 से 30 लोग होते ही थे। बिसाइड दैट कि उनकी बीट्स क्या है या क्या नहीं है, लेकिन वो मौजूद रहते थे और उनका काम यही होता था कि वो कैमरा लेकर स्पॉट पर जाकर पूरी तहकीक और पूरी तरह से उस एनवायरनमेंट को बताते थे कि हाँ यहाँ पर ये वाक़या हुआ है। और उस पर जिम्मेदारी भी होती थी, उससे पूछ कर जा सकती थी। अगर आपको कल उस खबर में कोई गलती नजर आती थी, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन थी, तो यू न्यू द सोर्स ऑफ इट। और आप वायरल में तो हमें पता ही नहीं, किसने बनाई वीडियो। आप सिटीजन जर्नलिज्म को प्रमोट जरूर करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है चीज़ों को सुधारने का या उनको बेहतर करने का। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जब आप कोई भी खबर ले लें, लाइक कोई भी खबर, चाहे बारिश की बात ले लें, किसी खातून के साथ कोई बात ले लें, कुछ भी ले लें, खबर फौरन वहीं से मिलती है। लेकिन खबर को जस्टिफाई करने के लिए, खबर को प्रॉपर तरीके से अपने नाज़िर तक पहुंचाने के लिए किरदार मेन स्ट्रीम मीडिया का ही है। अब उसमें आपको वो सारे 5 W's जो है ना वो आपको चेक करने, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया को करने। सिटीजन जर्नलिज्म में वो खबर आप तक पहुंचा तो देगा जी, फुटेज भी पहुंच जाएगी, लेकिन वो एक खास जाविया भी होगा, exactly. उसका एक अपना फिल्टर होगा, वो खुद किस कम्युनिटी से ताल्लुक करता है, उस इशू पे उसके अपने ओपिनियंस क्या हैं, ऑल दैट विल मैटर। बट आई डू वांट टू मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ आपकी शुरू की बात से होगा। हानिया, मैं ये आपकी तरफ लाना चाहूँगी, क्या हम वाकई ये कहें कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को एथिक्स के ऊपर पाबंद किया जा रहा है कि जी आप फलाने की डेफमेशन नहीं कर सकते, ये इन्फॉर्मेशन इस तरह नहीं बता सकते, ये वजह है कि दूसरी तरफ पेंडोरास बॉक्स खुल गया? आई फेल्ट दैट दिस कोर रिलेशनशिप इज़ वेरी कैजुअल। व्हाट्स योर टेक? एब्सोल्युटली, सी आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा उसकी क्वांटम क्यों बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी। आज हर किसी के पास ये एक्सेस है कि फेसबुक पे जाके वो लाइव हो जाए या इंस्टाग्राम पे लाइव। दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ प्रमोटिंग दी क्वांटम ऑफ फेक न्यूज़। ठीक है, जहाँ तक बात आ गई स्टैंडर्ड्स की, तो आप ये देखें सिद्रा, यू वुड एग्री विद दिस, जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स है ना, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड जैसे कि हमने देखा 2015 ऑनवर्ड्स फेक न्यूज़ का क्वांटम इसीलिए इतना बढ़ गया है क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं थी। हाउएवर इन अबाउट 2018 ऑनवर्ड्स
Facebook, Google themselves are realizing that they have gotten into a very big problem, which is why Google ने Google News Initiative launch किया है, जो कि यही है कि आप खबर दे रहे हो, आप उसके पीछे फैक्ट फाइंडिंग करो, आप उसको सब्सटैंशिएट करो. सो आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री ऑन द फैक्ट कि इट्स नॉट अबाउट कि आप जर्नलिस्ट्स को रोक रहे हो, इट्स अबाउट यू नीड दीज एथिक्स टू बी प्लेड आउट. अच्छा, ये बड़ी हमारी मॉर्बिड क्यूरोसिटी भी है. आपकी बात से मेरे जहन में एक और सवाल आया. अभी हम सब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे सानेहा मोटरवे के बाद, और जाहिर सी बात है कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हुए किसी भी न्यूज़ चैनल पे आपने उन खातून की या उनके घराने की या उनके बच्चों की आइडेंटिटी नहीं देखी होगी. ऑन दी अदर हैंड सोशल मीडिया पे आपको ढेरों क्लिप्स, फेक क्लिप्स मिल जाएंगी, क्योंकि सबको पता है कि इतनी ज़्यादा गुफ्तगू के बाद एक क्यूरोसिटी स्पार्क हुई हुई है कि वो कौन है. तो देयरफॉर यू सी दीज फेक एंड मिस इन्फॉर्मेशन क्लिप्स सेइंग कि ये वो खातून है, एंड दिस कैन हैव अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन पीपल एंड देयर लाइव्स. दूसरी तरफ लेकिन तस्वीर का अगर दूसरा रुख देखते हैं, एक मॉब लिंचिंग या हमारा जो एक नेशनल उस वक्त गुस्सा था, गम और गुस्से की हम हालत में थे, वी वांटेड टू सी द ऑफेंडर्स, और उसमें फिर हम एक गलती कर गए. सना, ऑफेंडर्स की जो तस्वीर लगाई गई वेरिफिकेशन के बगैर थी. एक साहब को खुद जाके कहना पड़ा, भाई तस्वीर आप मेरी चला रहे हैं, इस वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है. ये फिर मिस इन्फॉर्मेशन तो ना हो. मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मीडिया एथिक्स की जब आप बात करते हैं तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बने हुए हैं. खुद उन लोगों ने तरतीब दिए हैं जिन्होंने इस पूरी रियासत में सदियाँ लगाई हैं. यानी मीडिया को मालूम है बहुत हद तक, हो सकता है कहीं ना कहीं, देखें गलती का एहतमाल तो हर जगह मौजूद है ना. ऐसा नहीं है कि आप और या मैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, होती है गलती हो जाती है, कभी कोई आपका लफ्ज गलत निकल जाता है, कभी आप गलत अंदाज से किसी चीज़ को बता देते. सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे बताएं ये तस्वीर क्या हुकाम की तरफ से, पुलिस की तरफ से शाया हुई थी, या हम जब खुद होलिया दिन दाव बनते हैं कि हमें एक नाम भी पता चल जाता है, तो कई रिपोर्टर हजरात इस चाहत में कि फर्स्ट सबसे पहले सबसे आगे हमने खुद ही नाम से CNIC कहीं से निकलवाया, फिर फेसबुक पे ढूंढ लिया, और ये हम इस केस में नहीं कई केसेस में हो चुका है. देखें इस पर्टिकुलरली इस केस में क्या हुआ, एक न्यूज़ चैनल में नाम नहीं लेती, उन्होंने रात 12 बजे ब्रेकिंग के बॉक्सेस चलाना शुरू कर दिए कि हमने पता लगा लिया और हमें पता है कि वो शख्स कौन है. और वो होते होते, देखिए माने या ना माने सिद्रा, आप खुद इस फील्ड का हिस्सा हैं. न्यूज़ रूम का माहौल बड़ा डिफरेंट होता है प्रोग्रामिंग से. न्यूज़ रूम में आप फौरी तौर पर एक टिकर की खबर से या एक लफ्ज़ से आप पूरी खबर जो है उसकी खोज में लगना शुरू हो जाते हैं. जब ये पहला ब्रेकिंग बॉक्स मुझे याद है 12 बजे लगा, हम न्यूज़ फ्लोर पे थे, तो बाकी जो हमारे OSR के रिपोर्टर्स थे, हमने उनको कहा कि प्लीज़ आप फौरी पता करें कि ये कहाँ पर है, कौन सा इलाका है, किस जगह से है. आपको लगता है भेड़ चाल भी होती है? अभी आपने खुद बड़े इदारों का नाम लिया, किसी बड़े चैनल पे अगर ब्रेकिंग डब्बा आ गया है तो फिर मेरे पे फर्ज हो गया कि मैंने डब्बा वो चलाना है. ये इसके लिए फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है मेन स्ट्रीम मीडिया को. ऐसा ये जो अब हमने शुरू कर देना कि भाई फलाने ने खबर दी है, आप कॉपी पेस्ट करें और चला दें बस, ताकि आप रजिस्टर हो जाएं कि आपके चैनल पे भी ये खबर आई है. आई थिंक इस पे अभी भी हमें, यानी बीइंग अ मीडिया पर्सन, हमें काम करने की ज़रूरत है. और दूसरी अहम बात ये कि तस्वीर हो या CNIC हो या इस तरह की कोई भी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल मीडिया एथिक्स भी आप उठाकर देखें, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को मतलब सीगा राज में जिसे प्रॉपरली आप कहते हो कि छुपाया जाता है, वो पब्लिक से छुपाया इसलिए जाता है कि किसी भी शख्स के बारे में हतमी राय देना मेरा या आपका या मीडिया चैनल्स का काम नहीं है. एसोसिएशन, किसी की दिल आज़ारी होना. हम देखें आजकल हम बड़ी बात कर रहे हैं बच्चों के साथ असॉल्ट एंड हरासमेंट के जो केसेस होते हैं उसके ऊपर. ये हमारी कन्वेंशन का हिस्सा है. जर्नलिस्टिक एथिक्स में आपको पता है कि अगर कोई माइनर है, किसी भी किस्म के इंसिडेंट में वो क्यों ना इन्वॉल्व हो, उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती. लेकिन हम एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बल्कि बार बार ये गलती करते हैं या शायद करना चाहते हैं. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल कम बैक एंड डिस्कस दिस इन मोर डिटेल. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है. आज हम बात कर रहे हैं फेक न्यूज़ के ऊपर, मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर. चाहे वो एक इदारा हो, कोई कंपनी हो, आपकी साख भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. कोई भी फेक न्यूज़ या कोई भी इस तरह की जनरेटेड मुहिम उसको कितना एक नाकाबिले अजाला वाली एक नुकसान पहुँचा सकती है, ये भी हम बात करेंगे. आज सबसे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सिरा कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ. मैं बिल्कुल ठीक ठाक. याहिया, आप कैसे हैं और क्या कहेंगे हमारे फेक न्यूज़ के सब्जेक्ट के बारे में?
हाँ, पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम और स्पेशली सना को सलाम हो। सना बहुत अच्छा जबरदस्त प्रोग्राम करती हैं और बड़ा दिल से और बड़ा जेन्युइन प्रोग्राम करती हैं सना, वो भी करती हैं। अच्छा सिद्रा, बात ये कि जो फेक न्यूज की बात है, वाकई ये कितना बड़ा मसला बन चुका है। और मैं आप कहता हूँ ना, ये इंटरनेट का जो मामला है वो मैं इसको कहता हूँ बगैर ब्रेक की गाड़ी है, इस पर कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन इससे जो माशरे में फसाद और इंतशार फैलता है, ये हम लोग को एक इतनी सेंसिबिलिटी हमारे अंदर क्रिएट हो जानी चाहिए कि हम क्या न्यूज उठाते हैं और क्या चीज नहीं उठाते। हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि ये हम इस चीज से हमें क्या रिएक्ट क्या करना चाहिए। हम फौरन अगर कोई चलो न्यूज आ भी गई, किसी के बारे में भी आगे गलत न्यूज आ गई, तो फौरन हम उसको, मेरे ख्याल में उसको, मैं तो कभी भी उसको जब तक मैं समझता नहीं उसको फॉरवर्ड नहीं करता और उसको फैलाता नहीं हूँ। तो चाहे वो मजहबी मामला हो, चाहे समाजी मामला हो, किसी की इज्जत नफ्स की मजरू होती है और आपके मामला खराब होते हैं। मेरा जो सवाल सीधा आपसे है ना कि भाई देखें, हम लोग ये कहते हैं, आप भी मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, जाहिर है हम रोज मीडिया देखते हैं और सोशल मीडिया से न्यूज चैनल भी उठा लेते हैं न्यूज, तो इसकी कोई मतलब इसको वेरीफाई तो इतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता। तो हमारे पास क्या स्टैंडर्ड सेटअप होनी चाहिए कि हम, सना से भी मेरा सवाल है कि हम किस तरह इसको जस्टिफाई वेरीफाई कर सकते हैं कि इसको ये सही है कि नहीं। आई थिंक वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग इन। बल्कि आपकी तरफ मैं ये लेके जाना चाहूँगी हानिया के जो इन्फॉर्मेशन अब उलट गई है दुनिया। पहले हमें लगता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस होती है और उसके बाद स्पार्क होती हैं कॉन्वर्जेशंस ऑन सोशल मीडिया। अब जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा होता है, दैट फाइंड्स इट्स वे इनटू द मेन बुलेटिन्स। इसके लिए क्या फिल्टर्स हो सकते हैं, क्या एडिटोरियल पॉलिसीज हो सकती हैं? देखिए, आई थिंक the basic thing is don't get in the rat race, right? Because there has to be a distinction, like Sana said, कि mainstream media की एक अपनी reputation है, आपके journalism के एक अपने ethics है, and once you play that on, अगर आपने किसी ने आपसे clip share की और आपने वो लगा दी अपने news channel पे, now we have regulators, क्योंकि जो mainstream and traditional media है that is extremely regulated, so you might not be stopped at that point in time, लेकिन आगे चल के ये inquiry आप पे आएगी क्योंकि आपके code of conduct बने हुए हैं, पेमरा के अपने रूल्स हैं, इवन अदरवाइज आपके जनरल लॉज हैं जो ये बात करते हैं कि जी आप कोई भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं शायर कर सकते। सो माय एडवाइस टू दी ऑन द पॉलिसी एस्पेक्ट वुड बी कि डोंट गेट इन द रैट रेस, यू कैन वेट एंड देन सेट आउट द इन्फॉर्मेशन, टीआरपी रेटिंग से टेक अ स्टेप बैक and work towards your reputation. अच्छा, अब जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, there is so much sophistication coming in the morphing ability. पहले तो आप समझते थे सिर्फ एक फोटोशॉप की बात हो रही है कि पिक्चर्स को डॉक्टर किया जा सकता है, अब मूविंग इमेजेस को, वीडियोस को डॉक्टर कर सकते हैं। आपके सामने जी बड़ा अभी हाल ही में सभी ने गेम खेला, सबको लग रहा था कि बड़े बड़े जो आपके मशहूर स्टार्स हैं उनके फेमस सीन्स के ऊपर अपना चेहरा अगर लगा के देखें इस जगह पे तो हम कितने अच्छे लगेंगे। आई डोंट नेम द ऐप, लेकिन हमने देखा कि ये कितना आसान है आप करना। और अगर आप YouTube पर देखेंगे आपको इस तरह के बहुत सारे मॉर्फिंग एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि आपको डबल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को किसी ख़ास अंदाज में मेकअप करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बंदे की शक्ल, उसकी तस्वीर लेकर आप बाकायदा उसकी आवाज़ में, उसके एक्सप्रेशंस के साथ उससे कुछ भी कहलवा सकते हैं। तो सना, फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे पास डिटेक्शन टेक्निक उतनी ही तेज़ी से इवॉल्व कर रही है या नहीं? यानी अगर आपके पास एक क्लिप पहुँचे जो बज़ाहिर बिल्कुल सच्ची लगती है, ऑथेंटिक लगती है, कैसे वेरीफाई करती हैं उसको? आई थिंक इसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत मैटर करता है सिद्रा। जब हम एडिटर्स की बात करते हैं, जो चीफ एडिटर्स हैं या आपके कंट्रोलर न्यूज़ हैं या आपके डीन वगैरह हैं, तो ये वहाँ आके ख़बर स्टोरी रुक जाती है। ये हुआ है मेरे साथ अभी पिछले दिनों, जो ये जहाज़ का हादसा हुआ था, PI का बहुत अफसोसनाक हादसा था। अच्छा, विद इन खबर चली और ख़बर चलने के बाद वही सारा कुछ माहौल था, ब्रेकिंग बॉक्स चल रहे थे। आई थिंक विद इन 20-25 मिनट्स एक तस्वीर जो है वो फॉल की गई व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो कि न्यूज़ रूम का एक अपना था, CNR ग्रुप। तो CNR ग्रुप में कंट्रोलर न्यूज़ ने मुझे बुला के कहा कि ये न्यूज़ आई हुई है, आपने देख ली है व्हाट्सएप पर? मैंने कहा नहीं, मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा। उन्होंने वो तस्वीर डाउनलोड की और चेक किया। उस पर उन्होंने कहा कि ये तस्वीर नहीं चलनी चाहिए, जबकि मैं नाम भी ले सकती हूँ जो कि मैं नहीं लूँगी। बहुत सारे चैनल्स वो तस्वीर चला रहे थे, वो फेक खबर थी, वो गलत तस्वीर थी, वो PIA का प्लेन नहीं था। सो देखिए, आपका कंट्रोलर, आपका एडिटर जो वहाँ बैठा है, जो सीनियर प्रोड्यूसर्स बैठे, क्यों लोग कहते हैं सजा
जबकि प्रोफेशनल्स को आप अपने इदारों का हिस्सा बनाएं, ना कि ये सोचा जाए कि कम पैसों में 4 लोग आ जाए। व्हाट आई एम सेइंग कि आप, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि नए लोगों को आगे नहीं, बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, एक सीनियरिटी का, एक फिल्टर का, एक एडिटोरियल सेटअप होना चाहिए। अच्छा, एक और फिनोमेना जो हमें बड़ा नज़र आता है और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जज करना कि ये फेक है या रियल है, इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीक्ड वीडियोस। अब ये लीक होती हैं या करवाई जाती हैं, मेरे जहन में तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये बना कौन रहा था, ये किस नीयत से बनाई जा रही थी, और बड़े स्ट्रेटेजिक टाइमिंग पे कभी ये रिलीज़ होती हैं। इस पे क्या हमारी प्रोटेक्शन है, क्या साइबर क्राइम बिल्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या लीगैलिटीज़ है, ये मैं हानिया से जानना चाहती हूँ। हानिया, एक होती है कंसेंटेड वीडियो, एक है कि लीक वीडियो ऐसी बनाई जाए जो छुप के बनाई जा रही है। दोनों सूरतों में जिसके बारे में वो लीक्ड वीडियो है उसके क्या राइट्स हैं? सिद्रा, ये कवर करता है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। इसमें FIA के पास जुरिस्डिक्शन है, जो हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये सारे वो क्राइम्स कवर करते हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए होते हैं। दैट कैन बी योर फ़ोन, दैट कैन बी योर लैपटॉप। अब इसमें जिस तरह का कंटेंट है उसमें ज़रूरत ये होती है कि आपकी मैल इंटेंशन शो की जाए। तो अगर एक लीक वीडियो आ गई है और क्लियरली इंटेंशन उसमें यह है कि जिसकी भी वीडियो है उसको डैमेज किया जाए, तो फिर वो जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसे जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को डील करता है, दैट इज़ नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। तो आप इसमें जाके कंप्लेंट फाइल करते हैं, फिर वो पूरा ट्रैक करते हैं IP एड्रेस वगैरह से कि ये वीडियो कहाँ से निकली है। FIA के पास उसमें अथॉरिटी है कि वो जाके सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। सो दे हैव दैट टेक्नोलॉजी। लेकिन हानिया, अक्सर केसेस में ये लगता है कि पूरी की पूरी जो डिबेट होती है, जो बहस होती है, वो इस तरफ मुड़ जाती है कि ये शख्स इस तरह के कॉन्डक्ट में, इस तरह के हालात में था ही क्यों। यानी मिसाल के तौर पर समबडी स्मोकिंग और आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, आपने उसका हेलो बड़ा मुख्तलिफ बनाया हुआ है, तो लोग कहते हैं कि बीइंग इन हिज और हर पोजीशन ये कॉन्डक्ट तो इनका होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी सूरत में अगर आप अवेयर हैं कि कोई शख्स आपकी वीडियो बना रहा है और आप कोई ऐसे जुमले बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो फिर लेटर ऑन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तब सिनेरियो कैसे बदलता है? क्योंकि वो शख्स जानता था कि कैमरा सामने है, फिर भी वो बोले चला जा रहा है। राइट, देखिए, इट इज़ वेरी कॉन्टेक्चुअल। ये तो वीडियो पे डिपेंड करता है। कभी कभार मुझे पता है कि मेरी वीडियो बन रही है, बट आई ऑल्सो नो दैट आई एम बिटवीन वेरी कॉन्फिडेंट पीपल। ये सब मेरे कॉन्फिडेंस है, आई नो कि ये चीज़ लीक नहीं होगी। बट सो हैविंग सेड दैट, जो भी लीक हो रही है, चाहे वो कंसेंटेड वीडियो है या इट्स नॉट कंसेंटेड टू, यू हैव टू सी कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो लीक हो रही है। सही, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स आ जाते हैं वहीं पे डेफेमेशन के लॉज आ जाते हैं। तो वो बंदा अपना ये क्लेम आगे ला सकता है कि ये मेरी वीडियो लीक करके एक सर्टेन नैरेटिव दिया जा रहा है और फिर विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। सो यू नो, यू हैव दोज लॉज जो इन चीज़ों को कवर करता है, और हमें इसकी मिसालें बनानी पड़ेंगी। आज देखिए, हमारे बड़े बड़े यूट्यूब के जिन लोगों की सब्सक्राइबर बेस काफ़ी बड़ी है, वो चलते ही इस बात पे हैं कि फ़लाने सेलिब्रिटी की, इस स्पोर्ट्स स्टार की, पता नहीं किसी पॉलिटिशियन की हमने लीक्ड वीडियो, स्टिंग ऑपरेशंस, तहलका, मसाला, ये सब आपके सामने रखा जा रहा होता है। लेकिन हमें मिसाल बनानी पड़ेगी समबडी। इट विल बी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि जब आप ट्रोल हो रहे होते हैं, नेगेटिविटी का एवलांच आता है, आप अपने लिए खड़े नहीं हो पाते। लेकिन अहम है कि अगर आपके साथ ये ज्यादती हुई है, आपकी कोई वीडियो लीक की गई है, देन यू टेक टू द कोर्ट ऑफ लॉ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।